फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन ऑनलाइन क्लासेस से। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर समांतर माध्य, जिसकी मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं उससे आगे पढ़ा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देखें और उसके बाद आप ये देखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं अज्ञात मूल्य निकालना। जब हमें ऐसा कोई मूल्य हो नहीं दिया हो तो हम उस मूल्य को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो ये है, मीन बराबर यानी समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जो भी आगे मध्य दी होंगी वो और बट्टे में n। इसे सॉल्व कैसे करना है मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी मैं तब समझाऊंगी आपको। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूलेज वगैरह बता रही हूँ आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। उसके बाद वो कैसे पढ़नी है मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी। अगला हमें पढ़ना है सामूहिक समांतर माध्य। अब वो कैसे निकालना है, जब आपको दो समांतर माध्य निकालने हो उनको कंबाइन करके यानी इकट्ठा सामूहिक समांतर माध्य निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे उस समांतर माध्य को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मीन 1 2 यानी कि पहला दूसरा, अगर तीसरा भी दिया तो यहाँ पे तीसरा भी ऐड कर सकते हैं आप। तो पहला समांतर माध्य और उसकी n1, n का मतलब होता है जो भी नंबर है यानी कितनी मध्य हैं वो। यहाँ पे दूसरे का समांतर माध्य और n2 यानी कि दूसरे वाले की कितनी मध्य हैं वो। अगर आपको तीसरा भी दिया है तो यहाँ पे तीसरा भी ऐड कर सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अगला अगर आना होगा तो मीन 3 और n3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और बट्टे में n1 प्लस n2 वही जितनी मध्य होती है वो। तो इतना इस चैप्टर में था जो क्वेश्चंस थे। मैं और भी हैं तो मैं आगे बढ़ाऊंगी वो। तो अभी हम पढ़ते हैं समांतर माध्य के गुण। अब समांतर माध्य के गुण, तो समांतर माध्य का पहला गुण होता है उपयोग तथा गणना की दृष्टि से सब माध्यों से सरल है। यानी कि ये और माध्यों से निकालने में बहुत आसान होता है, गणना करने में आसानी होती है। इसकी गणना करना भी बहुत आसान होता है। इससे साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है, इसे कोई भी समझ सकता है, बहुत ईजी है। समांतर माध्य एक निश्चित संख्या होती है, जो संख्या निकलती है कि निश्चित संख्या होती है उसकी। इसमें अनुमान का कोई स्थान नहीं होता कि हमने देखा और अनुमान लगा के बता दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें जो भी होती है संख्या वो निश्चित होती है। समांतर माध्य श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। जितने भी मूल्य दिए होते हैं उसका ही वो एक समांतर माध्य निकाल के हमें बताता है, तो वो सभी मूल्यों पर आधारित होता है। उसके बाद समांतर माध्यों के आधार पर समूह की तुलना करना आसान हो जाता है। जितने भी हमें मूल्य दिए गए हैं, समूह दिए गए हैं, उनकी तुलना करना भी हमें बहुत आसान हो जाता है। तो ये थे समांतर माध्य के गुण। अब इसके अवगुण क्या होते हैं वो मैं आपको वो बताऊंगी। अवगुण क्या होते हैं इसके, तो इसके अवगुण हैं सभी मूल्यों पर आधारित होने के कारण इस पर सीमांत मूल्य का कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये सब पे आधारित होता है तो कुछ भी गलत हुआ या कैसे भी तो सभी मूल्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। समांतर मूल्य कई बार वह मूल्य हो सकता है जो श्रृंखला में नहीं पाया जाता है। ये अपनी प्रतिनिधित्व विशेषता को समाप्त कर देता है। यानी कि जो भी समांतर माध्यम से हम मूल्य निकालते हैं वो ऐसा नहीं हो सकता जो हमने निकाला वो उसमें उसमें भी हो। ये अपनी प्रतिनिधित्व विशेषता को समाप्त कर देता है। समांतर माध्य द्वारा कई बार बहुत ही हास्यपद निष्कर्ष निकलते हैं। हास्यपद का मतलब है कि पॉइंट्स में समांतर माध्य निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए निकल गए 2.5 निकल गया, इस तरीके से तो बहुत ही हास्यपद निकलते हैं समांतर माध्य में। अगला इसमें समांतर माध्य प्रतिशत, अनुपात इत्यादि का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे प्रतिशत में निकालना, अनुपात में निकालना, उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। बिंदु रेखा द्वारा भी इसका प्रदर्शन संभव नहीं है। बिंदु से हम ऐसे करके समांतर माध्य निकालें तो वो भी संभव नहीं है। कई बार गलत निष्कर्ष निकलते हैं इसमें। इसके द्वारा श्रृंखला की रचना या बनावट का ठीक पता नहीं चलता। इसके द्वारा जो भी श्रृंखला की रचना की जाती है उसका
ठीक से पता नहीं चलता कि इसकी बनावट है क्या। तो ये आपने पढ़े समांतर माध्य के गुण अवगुण। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे। थैंक यू।